ये ओपी शुक्ला बुक से है। प्रश्न पत्र संख्या 1994 का है। ये 10 मिनट का डिक्टेशन है। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा छोटे राज्यों से संबंधित जो प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे दल के घोषणा पत्र में छोटे राज्यों के निर्माण की मांग का समर्थन है, बल्कि इसलिए कि इन राज्यों की मांग वास्तव में यहाँ की जनता की मांग है। मैं विशेष रूप से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, यह मांग राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह मांग आर्थिक विकास की मांग को पूरा करने के लिए है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि आज़ादी के बाद देश में भाषा को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि उस समय भाषा मुख्य बात थी और उस समय उठाया गया वह कदम स्वाभाविक भी था। एक भाषा जानने वाले लोग एक प्रशासनिक इकाई में रहें, इससे उनका विकास सरल होता है और उनकी सांस्कृतिक पहचान भी उन्नत होती है। इस बात को बहुत समय बीत गया है। अब यह लग रहा है कि भाषा के आधार पर बने हुए राज्य बहुत बड़े हैं और उन्हें संभालना भी कठिन हो रहा है तथा विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से भी वे ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जो मांग हो रही है वह आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए और प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए हो रही है। मेरी दृष्टि में छोटे राज्य इनमें सहायक सिद्ध होंगे और अब समय आ गया है कि छोटे राज्यों के निर्माण के सवाल पर सदन में गंभीरता से विचार होना चाहिए। यह धारणा गलत है, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि छोटे राज्यों के निर्माण से देश कमज़ोर हो जाएगा। असल में छोटे राज्यों का निर्माण देश की प्रगति में सहायक होगा। मैं इस बात को भी साफ कर देना चाहता हूँ कि यदि इस राज्य का परिस्थितियों के अनुसार विभाजन किया जाता है तो उसका असर उसके पड़ोसी राज्यों पर नहीं पड़ेगा। विभाजन से मेरा आशय देश के टुकड़े करने से नहीं है, बल्कि राज्यों के पुनर्गठन से है। विभाजन तो तब पैदा होता है जब देश का कोई भाग देश से बाहर जाने की गलत कोशिश करता है। इस प्रकार जब जिलों का निर्माण होगा तो देश के राजनीतिक ढांचे और देश के संविधान के अनुसार होगा। राज्य ने इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके केंद्रीय सरकार के पास भेज दिया है। केंद्र में दूसरे दल की सरकार के कारण से उसने राज्य सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब जबकि इस आधार पर प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया गया है तो आगामी चुनाव में यह हमारे दल का एक बड़ा मुद्दा बनेगा, तो उस क्षेत्र के लोगों से हमें पूरा समर्थन मिलेगा। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि अपने कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करना चाहता हूँ। अभी मंत्री महोदय ने जो प्रतिवेदन सदन के सामने पेश किया है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कारखानों ने कितनी उन्नति की है। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण से पहले जिस ट्रैक्टर की कीमत 15,000 थी, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमत
दोगुनी हो गई है। जब से यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है और किसानों को ट्रैक्टर बांटने लगी है, तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को लूटा जा रहा है। यह सब राष्ट्रीयकरण का परिणाम हुआ है। यही कारण है कि सरकार को इसमें इतना मुनाफा मालूम पड़ रहा है। ये मनमानी कीमत किसानों से वसूल कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद इतना अधिक अच्छा इंतजाम हुआ है। जितने दाम बढ़े हैं उस हिसाब से तो इन कारखानों को करोड़ों रुपये का लाभ होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूँ। मंत्री बनने से पहले वे हम लोगों के बीच भाषण देना शुरू करते थे तो यदि 1 घंटा भाषण देते थे तो आधा घंटा तालियां बजती रहती थी। लेकिन मंत्री बनने के बाद हमने इनका उसी प्रकार का भाषण नहीं सुना। आजकल तो जो सरकारी अधिकारी उनसे कहते हैं उसे वे आसानी से समझ लेते हैं और अपनी बातें भूल जाते हैं। इसलिए इस बिल से मैंने जो संशोधन किया है उसके द्वारा मैं चाहता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी लूट राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों की हो रही है वह समाप्त हो। यह बिल 50 पृष्ठों का है, लेकिन किसानों को छोटे ट्रैक्टर मिलेंगे या बड़े या किस प्रकार के, इसका कोई जिक्र नहीं है। सारे देश में कानून के द्वारा किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, लेकिन ट्रैक्टर का कारखाना अभी तक बड़े ट्रैक्टर ही बना रहा है। ट्रैक्टरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। यदि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी कर्ज न मिले तो कोई किसान इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। अभी तो ट्रैक्टर खरीदने के 1-2 साल बाद ही किसानों की ज़मीन बिक जाती है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्ज वापस करना होता है। यद्यपि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि इस पर जनता की राय ली जाए। इसके साथ ही ऐसा बिल भी लाया जाए जिसमें यह विवरण हो कि ट्रैक्टर महंगा होगा या सस्ता होगा, कितने हॉर्स पावर का उसमें इंजन होगा। इस बिल में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो भ्रष्टाचार या लापरवाही बढ़ गई है उसको कैसे मिटाया जाएगा। तभी हम समझेंगे कि वास्तव में इस देश में कृषि क्रांति आने वाली है। तभी इस विधेयक की कोई सार्थकता हो सकता है और किसानों को बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कृषि मंत्री महोदय एक बिल लाए हैं, लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था वह नहीं आया। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेश किया है, परंतु कुछ सदस्यों ने आज इसका विरोध किया है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक जंगलों को हम बचाकर नहीं रखेंगे और ज़मीन पर अनुचित कब्जा करने की लोगों की जो आदत है उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम जंगलों को नहीं बचा सकेंगे। हमारे सामने देश की जो एक अन्य सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी। उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है। आदिवासी लोगों को, गरीब और पिछड़े लोगों की
जंगलों से ही रोजी रोटी चलती है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो जंगलों से ही फल फूल द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं।